स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंटरिटी, पूरकता। हमने एरनफेस्ट थ्योरम के अंदर देखा था कि जो हमारे डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारे डायनेमिकल वेरिएबल्स के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, ठीक है। गति के चरों के लिए ये समीकरण लिखे थे हमने, गति के समीकरण। तो जो गति के समीकरण थे तो उनके अंदर, इन गति के चरों के अंदर जो रिलेशन था वही रिलेशन क्या होता है, इनके प्रत्याशा मानों में होता है, ठीक है। तो एरनफेस्ट थ्योरम ये प्रूव कर रही थी, ये सिद्ध कर रही थी कि जो रिलेशन या जो संबंध हमें इन गति के चरों से प्राप्त होते हैं वही संबंध हमें किससे प्राप्त होते हैं, इनके प्रत्याशा मानों से प्राप्त होते हैं। अर्थात कि ये जो हमारा कण है, जिसके अंदर हम कण के गति के चर लेके चल रहे थे, उसी जगह यदि हम कण का जो तरंग स्वरूप होगा उसमें हम प्रत्याशा मानों को लेकर चलेंगे तो हमें सेम ही रिलेशन प्राप्त होते हैं। तो जो पूरकता है, पूरकता जो बोर का पूरकता सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ही भौतिक सत्ता, यानी हम कोई भी फिजिकल एंटिटी ले रहे हैं तो उस फिजिकल एंटिटी के लिए हमने कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से किया है कि उसका कण स्वरूप प्रेक्षित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो लाइट का हमने ड्यूअल नेचर पता है कि लाइट जो होती है वो ड्यूअल नेचर को शो करती है, ठीक है, द्वैत प्रकृति को शो करती है। और हमारी जो मेटर वेव्स हैं उसके अंदर क्या होगा कि जो कण है यानी जो भी मेटर होगा उसके साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी, तरंग सहचारी होगी, ठीक है। तो जिस कण के साथ में तरंग सहचारी है, यानी जो हमारे पास में कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें क्या होगा, कण स्वरूप भी मिल सकता है या तरंग स्वरूप भी मिल सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटर वेव्स कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। कि हर एक पार्टिकल के साथ में कोई एक ये मेटर वेव्स जो है वो एसोसिएट होती हैं। तो ये जो मेटर वेव्स हैं, अब हमें जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम कर रहे हैं किसी भी फिजिकल एंटिटी के लिए, तो हमें कण स्वरूप मिलेगा या उसका त्वरण स्वरूप मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। यानी या तो हमें क्या होगा, कण मिलेगा या फिर उसका कण स्वरूप मिलेगा या हमें क्या मिलेगा, तरंग स्वरूप मिलेगा। ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि या तो कण स्वरूप या तरंग स्वरूप, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये एक दूसरे के पूरक होंगे कि या तो ये मिला हमें या फिर तरंग स्वरूप मिला। अब वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास में कि ये एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें दोनों स्वरूप एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो यही जो है वो बोर का पूरकता सिद्धांत होता है, इसका स्टेटमेंट है। एक ही भौतिक सत्ता के लिए, एक ही भौतिक सत्ता के लिए उसका तरंग स्वरूप तथा एक ही भौतिक सत्ता के लिए उसका तरंग स्वरूप तथा कण स्वरूप एक साथ प्रेक्षित नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। क्या होगा कि या तो हमें कण स्वरूप ही मिलेगा या तरंग स्वरूप ही मिलेगा। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह बोर का पूरकता सिद्धांत
ठीक है, तो ये क्या होगा, बोर का पूरकता सिद्धांत कहलाता है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि अर्थात यदि किसी भौतिक सत्ता के लिए, ठीक है, हमारी जो भी फिजिकल एंटिटी है उसके लिए हमने कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है और वो सेटअप हमारा इस तरीके से है कि उसका हमें कण स्वरूप मिलना चाहिए, तो हमें कण स्वरूप ही मिलेगा, उसमें हमें तरंग स्वरूप नहीं मिल सकता, यानी दोनों एक साथ हमें नहीं मिलेंगे। यदि किसी भौतिक सत्ता के लिए प्रायोगिक व्यवस्था ऐसी है कि उसका कण स्वरूप प्रेक्षित होना चाहिए, तो उसका कण स्वरूप ही प्रेक्षित होगा, तथा यदि प्रायोगिक व्यवस्था ऐसी है कि उसका तरंग स्वरूप प्रेक्षित होना चाहिए, तो उसका तरंग स्वरूप ही प्रेक्षित होगा। ठीक है, दोनों कण तथा तरंग स्वरूप एक साथ प्रेक्षित नहीं होंगे। ठीक है, ये बोर का पूरकता सिद्धांत कहलाता है। इसे हम पूरकता कहते हैं कि जो कण स्वरूप और तरंग स्वरूप है दोनों पूरक होते हैं एक दूसरे के। यहां तक लिखें। अब हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एफ आर पी एक्स इक्वल टू आयोटा एच कट डेल एफ आर बाय डेल एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो एफ आर है कोई फंक्शन है और पी एक्स जो है वो क्या है, एक ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर। तो पी एक्स का मान क्या होगा, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि एफ आर पी एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, आयोटा एच कट डेल एफ आर बाय डेल एक्स। तो ये जो अपने पास में रिलेशन हमें प्रूव करना है वो हमने कम्यूटेशन के अंदर पढ़ा कि a कोमा b हुआ, तो उसके अपन कैसे ओपन करेंगे, a केप b केप माइनस का b केप a केप। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके लिए प्रूव करेंगे। तो जब भी हम ऑपरेटर्स के लिए प्रूव करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, एक वेव फंक्शन साई को। तो इसके लिए अगर हम निकालें
तो हम इसको लिख सकते हैं एफ आर कोमा पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ आर कोमा पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर पी एक्स साई माइनस पी एक्स एफ आर साई, ठीक है। तो यहां से अपने पास में पी एक्स एफ आर साई और एफ आर पी एक्स साई, तो हम पी एक्स का मान रख दें एफ आर कोमा पी एक्स, ठीक है। तो एफ आर कोमा पी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एफ आर पी एक्स साई, तो यहां से हमने पी एक्स का मान रखा, तो एफ आर पी एक्स क्या होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, और ये हो गया साई, ठीक है। पी एक्स जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है उसका हम मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स साई माइनस पी एक्स एफ आर साई, तो पी एक्स का हमने मान रखा माइनस का आयोटा एच कट, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स और एफ आर साई। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एफ आर ऐसे कैसे, माइनस का आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और आयोटा एच कट डेल एफ आर बाय डेल एक्स साई प्लस यहाँ पर अब एफ आर जो है वो भी एक्स का फंक्शन है और साई जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, तो दोनों पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा डेल बाय डेल एक्स को। तो प्लस का आयोटा एच कट डेल एफ आर बाय डेल एक्स साई प्लस ये हो जाएगा आयोटा एच कट और एफ आर इसे कैसे, और यहां से अपने पास में आ जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये बच गया आयोटा एच कट डेल एफ आर बाय डेल एक्स साई, यहां से अपने पास में आ जाएगा एफ आर कोमा पी एक्स साई, ठीक है। दोनों साइड हम कंपेयर करें, साई हमारा वेव फंक्शन है, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में एफ आर कोमा पी एक्स इक्वल टू आयोटा एच कट डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स। तो यहां से अपने पास में जो एफ आर और पी एक्स थे उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो ये होगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। यहाँ तक लिखें। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। यहाँ पे प्रायिकता के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि P जो होता है वो मोड ऑफ साई का स्क्वायर होता है, तो P डीटा को अगर अपन निकालेंगे यानी प्रायिकता अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटो, ठीक है। ये अपने पास में किसको शो करता है, प्रायिकता को शो करता है कि किसी भी पार्टिकल के किसी रीजन में होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे मान लो अपने पास में क्या है, कोई बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, तो हमें पता है कि हम जब भी कोई पार्टिकल गति कर रहे हैं, वेलोसिटी में है, मोशन में है, तो क्या होगा, उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी, तो हम वो रीजन निकालते हैं, यानी हमें कोई एक फिक्स रीजन दिया हुआ होगा
जिसके अंदर उस पार्टिकल के होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। तो हम उस वेव के लिए क्या मान लेंगे, एक वेव फंक्शन मान लेंगे और इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, प्रायिकता को निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक कण का तरंग फलन निम्न है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेव फंक्शन है c एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, प्रायिकता को निकालना है। रीजन है हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जहां c तथा अल्फा नियतांक हैं। ठीक है, c और अल्फा क्या है, नियतांक हैं। प्रायिकता 0 से इन्फिनिटी क्षेत्र में निकालिए। ठीक है, हमारे पास में जो वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज के अंदर है, और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी रेंज के अंदर होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र में निकालिए। तो यहां से अपने पास आ जाएगा सॉल्यूशन, ये c एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और तो पहले अपने पास में जो हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है उसके साथ में एक कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, हमारा जो वेव फंक्शन है साई एक्स c एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी इस तरह से है c e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमें कांस्टेंट दिया हुआ है उसे हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट प्रसामान्यीकृत गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रसामान्य गुणांक है इसे हम क्या कहते हैं, प्रसामान्य गुणांक, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, प्रसामान्यीकृत हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वेव फंक्शन है उसकी जो कंडीशन होती थी नॉर्मलाइजेशन की, इक्वल टू 1 हम रखेंगे। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx इक्वल टू 1 होना चाहिए। यही होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कि नॉर्मलाइज्ड अगर वेव फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन साई स्टार साई एक्स dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम निकालें इसके लिए, तो साई स्टार जो होगा वो ये खुद ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट है नहीं, आयोटा नहीं है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। साई स्टार की जगह ये खुद c एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर साई स्टार साई, तो साई की जगह भी खुद दिया जाएगा c एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, c एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, c एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, और रेंज के अपनी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी c स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, c अपना कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और हमने पास में बच गया 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। सब में अपने पास में क्या चल रहा है, इक्वल में 1 चल रहा है। c का मान हमें निकालना है,
तो ये जो अपने पास में बन रहा है ये क्या है, 2c² 0 टू इंफिनिटी x की पावर 0 है और e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x² है। ठीक है, तो x की पावर m और e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। जो अपने पास में फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n। फॉर्मूला क्या होता था, 1/n गामा m+1 अपॉन n, m+1 अपॉन n। तो यहाँ से अपने पास में n क्या है, n तो ये वाली पावर है 2 और m का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2c² इंटू 1/n। तो 1/n क्या हो गया अपना 2 है, गामा m+1 अपॉन n 0+1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1/n गामा m+1 वो m+1 अपॉन n डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर m+1 डिवाइडेड बाय n। ये अपना कंप्लीट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अपने पास में अल्फा की जगह क्या है, अल्फा स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा m+1 0+1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया अपने पास में, इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया और इक्वल में 1 चल रहा है। तो ये हो गया c² और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा गामा 1/2। गामा 1/2 का मान क्या होता है, √π। तो यहाँ से अपने पास में आ गया √π और अल्फा स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये आ गया अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास में हो गया c² √π अपॉन अल्फा इक्वल टू 1। तो ये हो गया c² इक्वल टू अल्फा अपॉन √π। ये अपने पास में मान आ गया c² का, यानी ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट प्रसामान्य गुणांक का अपने पास में मान आया है c² इक्वल टू अल्फा अपॉन √π। और अगर हम c का निकालना चाहे तो ये हो जाएगा c ये अल्फा अपॉन √π की पावर हाफ। ये अपने पास में मान आ जाएगा। तो अब जो हमारा वेव फंक्शन है साई, वो क्या हो जाएगा, अतः साई x इक्वल टू c से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा अपॉन √π की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x²। ठीक है, ये हमारा वेव फंक्शन जो है वो अब वेव फंक्शन जो होगा उससे प्रसामान्य गुणांक से उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अब हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किस रीजन के अंदर, 0 से इंफिनिटी रीजन के अंदर। तो यहां से अपने पास में होगा साई x इक्वल टू अल्फा अपॉन √π की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x²। तो हम प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता p इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटो। तो यहाँ से अपने पास में क्या है, यहाँ पर हम ओनली x लेके चल रहे हैं dx, क्योंकि जो साई है वो अपना ओनली x पर डिपेंडेंट फंक्शन है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा प्रायिकता p इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार साई। तो साई का मान हमने रखा, साई स्टार का मान रखेंगे तो ये का यही रखा जाएगा। तो अल्फा अपॉन √π की पावर हाफ और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x²। फिर हम साई का मान रख देंगे, तो साई का मान भी यही है। तो अल्फा अपॉन √π की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x² dx। और जो हमारा रीजन है, प्रायिकता हमें किसमें निकालनी है, 0 टू इंफिनिटी में। हमारा जो वेव फंक्शन था वो -∞ टू +∞ था, और हमें प्रायिकता निकालनी है 0 टू इंफिनिटी रीजन के अंदर। ठीक है,
तो p इक्वल टू हो जाएगा 0 to infinity अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर हाफ, अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर हाफ, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 to infinity, इसकी पावर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, पावर हाफ हट जाएगी, अल्फा अपॉन रूट पाई बच जाएगा। और ये एक्सपोनेंशियल तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल अल्फा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या अपने पास में एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो p इक्वल टू हो गया अल्फा अपॉन रूट पाई और 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो यहां से अपने पास में हमने जब c निकाला था तो हम यहाँ पर 2 रखना भूल गए थे। ठीक है, तो हमारा जो 1 अपॉन 2 अल्फा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दोनों ऐड होके माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारा जो 1 अपॉन अल्फा की पावर हमने ये रखी थी 1/2, वहां पर क्या होगा 1 अपॉन 2 अल्फा की पावर 1/2 होगा। तो 1 अपॉन 2 अल्फा की पावर 1/2 यानी अल्फा के साथ में एक √2 और है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 भी आएगा अपना। तो इसे हम सॉल्व करें अब, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू √2 या √2 अपॉन पाई इंटू अल्फा, और इसका फॉर्मूला लगा दें हम वापस से, x की पावर 0 और यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी m का मान 0 है और n का मान 2 है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n 1 अपॉन 2 गामा m प्लस 1 अपॉन n, तो 0 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया 2 अल्फा था ये, तो 2 अल्फा स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी p इक्वल टू √2 अपॉन पाई इंटू अल्फा 1/2 और 1/2 गामा 1/2 का मान होता है रूट पाई, और अपॉन में क्या है √2 और अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है तो इसका 1/2 होगा, वो अल्फा बच जाएगा। अब यहाँ से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई से पाई हो गया, √2 से √2, अल्फा से अल्फा, कितना बच गया 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, अतः 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 50, तो 50% आ गए अपने पास में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, हम लिख सकते हैं अतः उपरोक्त क्षेत्र में प्रायिकता का मान प्रायिकता का मान 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 या 50% होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई रीजन गिवन हो तो हम उसमें प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कंप्लीट रीजन के अंदर तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। अब जो कंप्लीट रीजन है उसके कितने पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारा वेव फंक्शन गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। अगर वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमें मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो हम साई स्टार साई इक्वल टू 1 रख करके इसका मान निकाल लेंगे और फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं।